तो वकांडा फॉरएवर को हम एमसीयू के फेज 4 की होने वाली सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवी कह सकते हैं। ये वो मूवी है जिसके अंदर हमें सबसे पहले म्यूटेंट्स इंट्रोडक्शन करवाया गया है जो कि नेमोर है, और इसी तरह के इसमें बहुत ही बड़े बड़ी चीज़ों के ऊपर बात की गई है, जिस तरह टिचाला की डेथ हो गई जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर चैडविक बोज़मैन की वजह से उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म की थी। इसके अलावा आयरन हार्ट के कैरेक्टर को लेकर आए वाइब्रेनियम के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा नई डिस्कवरीज देखने को मिली। इस मूवी को देखने के बाद मेरे दिल में कुछ सवाल हैं और इस तरह के ही कुछ सवालों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिनका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा और आप लोगों से भी मैं जवाब तलाश कर रहा हूँ। सो गाइस, दिस इज पीटर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप बर्निंग क्वेश्चंस फ्रॉम वकांडा फॉरएवर। तो बिना स्पॉयलर्स की परवाह किए फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तो हमारे पास ये है कि आखिरकार टिचाला को वो कौन सी बीमारी थी जिसके जरिए वो एमसीयू के अंदर पास कर गए। तो यहाँ पे हमारे पास ये बहुत ही बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमें यहाँ पे मूवी के अंदर कोई जवाब नहीं दिया गया। मूवी की ओपनिंग होती है तो हम देखते हैं कि शूरी यहाँ पे अपनी पैंथर गॉडेस बास से इस बात की दुआ कर रही होती हैं कि जो कोई भी बीमारी उसके भाई को है वो फौरन से सही हो जाए, उसके बाद वो उनके ऊपर कभी शक नहीं करेगी। लेकिन टिचाला को कौन सी बीमारी थी इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर और एमसीयू के अंदर, उस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो कुछ थ्योरीज हैं वो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि जिस तरीके से चैडविक बोज़मैन को, जिनको 2016 के अंदर ही कैंसर डायग्नोज किया गया था, लेकिन उन्होंने ये बात किसी से भी शेयर नहीं की थी अपनी फैमिली के अलावा। तो इसी तरह उस मूवी के अंदर यानी एमसीयू के अंदर भी टिचाला को शायद कैंसर ही था जिसके बारे में उन्होंने अपनी इस पूरी की पूरी फैमिली को कुछ नहीं बताया था और वो अंदर ही अंदर इस बीमारी से लड़ रहे थे। और जब वो अपने आखिरी स्टेज के अंदर पहुंचे तो उन्होंने शूरी से मदद मांगी, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियो से काफ़ी ज़्यादा मिरर होते हुए नजर आती है। लेकिन इसके अलावा एक और थ्योरी मौजूद है जवाब देने के लिए, वो ये है क्योंकि ब्लैक पैंथर ने यहाँ पे उस हार्ट शेप हर्ब को बहुत जल्दी छोटे से टाइम पीरियड के अंदर 2 बार कंज्यूम कर लिया था, तो इसलिए उनको वाइब्रेनियम पॉइजनिंग हो गई है। ये वाइब्रेनियम पॉइजनिंग कॉमिक्स के अंदर भी जो है एग्जिस्ट करती है, जिस तरीके से एडामेंटियम पॉइजनिंग होती है, जो कि हमने लोगन मूवी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि लोगन का जो अंदर का मेटल होता है वही उसको खाना शुरू कर देता है। तो आखिरकार रीरी विलियम्स ने उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर को बनाया कैसे? तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखा जाए तो ये वाइब्रेनियम डिटेक्टर और रीरी विलियम्स इस पूरी की पूरी मूवी की मगफिन थी, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी स्टोरी आगे बढ़ी और उसके ही अराउंड पूरी की पूरी स्टोरी घूमती रही। क्योंकि रीरी विलियम्स अगर उस डिटेक्टर को ना बनाती तो नेमोर कभी भी उस पूरे के पूरे डिटेक्टर को डिस्ट्रॉय ना करता, CIA के लोग उसके जरिए नहीं मरते और वकांडा तक बात कभी आती नहीं। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी की पूरी स्टोरी की रीरी विलियम और उसके डिटेक्टर था। अब मैं यहाँ पे ये सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि रीरी विलियम्स ने उस डिटेक्टर को कैसे बना लिया। वो बहुत आसान सा जवाब है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो कुछ भी कर सकती है, जिस तरह शूरी लिटरली कुछ भी कर सकती है। तो ये नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि वाइब्रेनियम जो कि अर्थ के ऊपर होने वाला मोस्ट प्रीशियस और रेयरेस्ट एलिमेंट है, जिसका लोग 1-1 ग्राम हासिल करने के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं, तो आखिरकार रीरी विलियम के पास वो मेटल आया कैसे? क्योंकि देखो पॉइंट ये है कि अगर आप किसी चीज़ का डिटेक्टर बना रहे हो तो आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका डिटेक्टर काम कर रहा है। लेकिन अगर मेरे पास वाइब्रेनियम ही नहीं है तो मैं इस बात को कैसे मेक श्योर कर सकता हूँ कि मेरा डिटेक्टर वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करेगा? खैर, रीरी विलियम्स ने इस मूवी के अंदर ही अपने प्रोफेसर का जिक्र करा था जिसने उसको चैलेंज किया था इस पूरे के पूरे डिटेक्टर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये प्रोफेसर कौन है? असल सवाल ये है, क्या ये प्रोफेसर वो तो नहीं जिसको मैं समझ रहा हूँ, यानी कि द लीडर, जो कि हमें आगे की मूवीज में दिखने वाला है कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। और शायद उसके पास वाइब्रेनियम का कुछ टुकड़ा मौजूद था जो कि उसने ही रीरी को दिया होगा ताकि वो उसके जरिए एक वाइब्रेनियम डिटेक्टर बना सके। और वो शायद ये पूरी की पूरी चीज़ चैलेंज उसको इसीलिए दे रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो कर सकती है और वो डिटेक्टर उसको दरअसल अपने लिए चाहिए था। तो जैसे कि मैंने अपनी एंडिंग एक्सप्लेन में भी इस चीज़ के ऊपर बात करी थी कि आखिरकार ये शूरी को आइडिया कैसे आया कि टैलोकानियंस जो हैं उनसे जाके मुकाबला उन्हीं के समंदर के अंदर करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नेमोर कॉमिक्स और इस मूवी दोनों के अंदर किंग ऑफ द 7 सीज माना जाता है, जो कि एक छोटा सा टाइटल नहीं बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी पावर मौजूद है। क्योंकि नेमोर लिटरली जो है वो समंदर के अंदर रहता है, समंदर को कंट्रोल करता है। उसकी बॉडी इस हिसाब से बनी है कि वो समंदर की डेप्थ को, उसकी सर्दी को, उसकी ठंड को सह सकता है, जिसका साफ सा मतलब ये है कि समंदर जो है वो उसका प्लेग्राउंड है। और मुझे नहीं लगता कि वकांडन्स जो कि समंदर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और उनको समंदर का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो इस पूरी की पूरी बैटल को करने का फैसला उसी के समंदर में, उसी के घर पे जाके करने का सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इस पूरी की पूरी मूवी का मुझे बहुत ही ज़्यादा वीक प्लॉट पॉइंट लगा और मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे उन्होंने एंडिंग को रश करने की कोशिश करी है। क्योंकि देखा जाए तो नेमोर यहाँ पे शूरी को इस बात की धमकी दे के जाता है कि वो 1 हफ्ते बाद दोबारा लौटेगा अपनी आर्मी के साथ। तो मेरे ख्याल से शूरी के पास ये ज़्यादा अच्छा मौका था कि नेमोर उसके पास आए, ना कि वो नेमोर के पास, उसके घर, उसके समंदर के अंदर जाएं जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है।
क्या मबाकू जो है वो अब नया ब्लैक पैंथर बन चुका है? तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूवी की एंडिंग में हमने देखा कि जब ब्लैक पैंथर की चुनौती वाली सेरेमनी को की जा रहा होता है तो वहाँ पे शूरी की जगह मबाकू जो है चैलेंज लेकर आता है। तो अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली शूरी जो है वो ब्लैक पैंथर तो ज़रूर बन गई है, लेकिन वो यहाँ की राजा या रानी बनने का फैसला नहीं कर रही है, और वो पूरा का पूरा मेडल जो है वो बेसिकली मबाकू को दे चुकी है, और मबाकू यहाँ के राजा का सम्राट का काम करेगा, जबकि शूरी ब्लैक पैंथर का एक वॉरियर का और एक टेक नर्ड का काम करेगी, जिस तरह से वो पहले करते हुए आ रही थी। लेकिन ये बात यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर नहीं की गई इस मूवी के अंदर कि आगे जो है अब वकांडा का राजा कौन होगा। तो ये बात हमें जो है टाइम के साथ ही पता चल पाएगी। तो आखिरकार वाइब्रेनियम का असर टैलोकान्स और वकांडन्स के ऊपर अलग अलग तरीके से क्यों हुआ? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से एमसीयू के अंदर वकांडन्स जो है वो भी बेसिकली वाइब्रेनियम को कंज्यूम करते हैं अपने ब्लैक पैंथर की पावर्स को हासिल करने के लिए, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और दूसरी चीज़ों के लिए। लेकिन इसी तरीके से जब नेमोर के लोगों ने उस पूरे के पूरे वाइब्रेनियम को अपने अंदर कंज्यूम करा तो वो बेहोश हो गए, उनकी बॉडी नीली हो गई, वो अब समंदर में ही रह सकते और लैंड के ऊपर नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा उन लोगों के साथ क्यों हुआ? तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लॉट होल हमारे सामने आ जाता है कि आखिरकार जब वकांडन्स के ऊपर वो असर नहीं हुआ तो टैलोकान्स के ऊपर क्यों हुआ? लेकिन इसका एक सिंपल सा जवाब सिर्फ यही हो सकता है कि यहाँ पे टैलोकान्स को वो सारी की सारी जड़ी बूटी तक उनके अपने गॉड लेकर गए थे, जो कि उनका एक जैगुआर गॉड है। और रही बात वकांडन्स की, तो उनको जो है देवी बास्ट यानी कि गॉडेस बास्ट जो है वो उस वाइब्रेनियम तक लेकर गई थी। तो हम यहाँ पे ये बात मान के चल सकते हैं कि बेसिकली वाइब्रेनियम एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस मेटल तो है ही अपनी एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, लेकिन साथ साथ वो यहाँ पे कुछ मिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। क्योंकि रही बात कॉमिक्स में, तो कॉमिक्स के अंदर वाइब्रेनियम जो है एक मिस्टिकल एलिमेंट भी माना जाता है, जो कि मैजिक को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। और एक बार डॉक्टर डूम ने इसी को इस्तेमाल करके अपनी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था, और वो एक तकरीबन सारे के सारे सुपर हीरो कम्युनिटी के ऊपर भारी पड़ गए थे। तो हम ये बात मान के चल सकते हैं कि वाइब्रेनियम को जिस नियत से जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो उनको उसी तरीके से रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ पे टैलोकानियन गॉड जो थे उनका मानना ये था कि उनको अपने लोगों को बचाना है और अर्थ रहने के काबिल नहीं रही, तो उन्होंने उनकी बॉडी को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि वो समंदर के अंदर रह सकते हैं, जहाँ पे वो सारी बीमारियों से दूर रहें। वहीं पे वकांडा के लोगों को उनको स्ट्रेंथ और पावर दी गई ताकि वो इस हार्श वेदर को झेल सकें और वहाँ का एक राजा चुन सकें। तो क्या अब हम ये बात मान के चल सकते हैं कि वाइब्रेनियम ही म्यूटेशन का जरिया है एमसीयू के अंदर? क्योंकि अभी तक हमारे पास इंट्रोड्यूस होने वाला नेमोर सबसे पहला ऑफिशियल म्यूटेंट है जो कि किसी मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस ऑफिशियली किया गया है, और वो तकरीबन आज से 500 साल पहले ही बन चुका था 16th सेंचुरी के अंदर। और उसके पीछे की जो रीज़न नेमोर ने हमें दी है वो वही वाइब्रेनियम दिया है, क्योंकि उसकी माँ ने उस वाइब्रेनियम को कंज्यूम किया था और वो समंदर के अंदर पैदा हुआ था, यानी कि टैलोकान के अंदर, तो वो पहला म्यूटेंट बना था। और उसकी जो म्यूटेंट पावर्स हैं वो एक ऐसी हैं कि उसकी स्किन दूसरों की तरह ब्लू नहीं है, वो समंदर और ज़मीन दोनों पे जिंदा रह सकता है और दोनों जगह सांस ले सकता है। इसके अलावा उसके पैर के अंदर विंग्स मौजूद हैं, और वो ड्यूरेबिलिटी में दूसरे टैलोकान से काफ़ी ज़्यादा है, स्पीड के अंदर भी और बाकी दूसरी चीज़ों के अंदर भी। तो ये उसकी बेसिकली सारी की सारी म्यूटेंट पावर्स हैं। तो क्या अब हम ये बात मान के चलें कि बेसिकली अब एमसीयू के अंदर जो कोई भी म्यूटेंट्स आने वाले हैं उसके अंदर वाइब्रेनियम का कोई ना कोई लेना देना हो सकता है? लेकिन अगर ये बात सच है तो इसके जरिए तो फिर वकांडा के अंदर सबसे ज़्यादा म्यूटेंट्स होने चाहिए, क्योंकि लिटरली वो तो वाइब्रेनियम को अपने खानों में, अपने ओढ़ने में, हर जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि ये थ्योरी सही है या गलत। तो आखिरकार अब एवरेट रॉस का क्या होगा? तो जैसा कि हमने देखा कि एवरेट रॉस ने इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया था, जहाँ पे वो वकांडा की मदद करते हैं। लेकिन कॉन्टेसा वैलेंटीना दी 14 के बारे में पता चलता है कि वो दरअसल एमसीयू के अंदर CIA की डायरेक्टर है, और इसी वजह से वो अपने हर जगह पॉपअप होते हुए नजर आ रही थी, और साथ साथ वो एवरेट रॉस की एक्स वाइफ भी है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पे जब इसको पकड़ लेती है एवरेट रॉस को, तो उसको वो सज़ा करवा देती है। लेकिन एंड में हमने देखा कि जब उसको जेल की तरफ ले जाया जा रहा होता है तो वहाँ पे मिडनाइट एंजल यानी कि हमारी ओकोई जो है इसको आके बचा लेती है। तो आखिरकार वकांडा ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया एवरेट रॉस को बचा के? क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है कि एवरेट रॉस उनकी CIA है, यानी कि सबसे बड़ी एजेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था, और उसको अगर वकांडा के लोग इस तरह से बचा के ले जाते हैं तो अमेरिका खामोश नहीं बैठने वाला है। तो यहाँ पे वकांडा अमेरिका से इस तरह से जंग क्यों मोल ले रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। रही बात एवरेट रॉस की, तो हम इस बात को जानते हैं सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर को देखने के बाद कि उस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर इनका एक अच्छा खासा रोल होने वाला है। क्या वैलेंटीना दी 14 जो है वकांडा के ऊपर फुल ऑन स्ट्राइक करेगी फ्यूचर के अंदर? तो हमने कॉन्टीना के मकसद को इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जान लिया, जो कि सिर्फ एक ही है कि उसको सारा का सारा वाइब्रेनियम हथियाना है और उसके जरिए उसका ना जाने इसको क्या इस्तेमाल करना है। और मेरे ख्याल से अब ये पॉसिबल होते हुए बहुत ज़्यादा मुझे नज़र भी आ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले पॉइंट के अंदर कहा कि एवरेट रॉस को वो लोग बचा के रेस्क्यू करके ले गए हैं, तो मेरे ख्याल से कॉन्टेसा सिर्फ इसी एक चीज़ का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब एवरेट रॉस को वो लोग उठा के ले गए हैं, तो कॉन्टेसा को एक बहुत ही अच्छा बहाना मिल गया दुनिया के सामने रखने के लिए और वकांडा के ऊपर खुलेआम जंग करने के लिए। और इसी के बाद बेसिकली कॉन्टेसा जो है अपने पूरे के पूरे थंडरबोल्ट प्रोग्राम को प्रेसिडेंट के सामने ला के रखेगी कि वो जो अपनी मिलिट्री को नहीं बल्कि थंडरबोल्ट के प्रोग्राम को तैयार करके वकांडा के अंदर भेजेंगे अपने आदमी एवरेट रॉस को वापसी हासिल कर
करने के लिए। और इसी तरह हमारी थंडरबोल्ट मूवी जो कि फेज 5 के अंदर आने वाली है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी बन जाती है। और इसी तरह हम देखेंगे कि इस तरीके से थंडरबोल्ट की टीम के मेंबर यहाँ पे एवरेट रॉस को बचाने के लिए जाएंगे, लेकिन बकी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा क्योंकि वो बेसिकली थंडरबोल्ट की टीम का हिस्सा भी होगा और उसको अमेरिका के लिए काम भी करना है, लेकिन वकांडन्स का उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा कर्जा भी और उसका एक अलग ही रिलेशन उनके साथ चलता है। तो इस पूरे के पूरे प्लॉट पॉइंट के साथ कॉन्टेसा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थंडरबोल्ट्स की टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी फेज 5 के अंदर। तो मैं इस पूरी की पूरी प्लॉट पॉइंट के साथ थंडरबोल्ट्स की मूवी के लिए अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब क्या फ्यूचर का ब्लैक पैंथर टुसेन बनने वाला है? तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। तो देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने टुसेन के कैरेक्टर को इसके मिड क्रेडिट सीन के अंदर लेकर आए हैं तो मुझे लगता है कि वो एक ट्रिब्यूट से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। वो बस ये बताना चाह रहे थे कि बेसिकली टिचाला जो है वो एमसीयू के अंदर गुजर गया हो, लेकिन उसके लेगेसी एक दूसरे टिचाला के तौर पर अभी भी यहाँ पे जिंदा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको ब्लैक पैंथर बनाने के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा सोच रहे होते तो वो उसको 6 साल का बच्चा नहीं दिखाते बल्कि कम से कम भी एक टीनेजर दिखाते, जहाँ पे पहले वो उसको यंग एवेंजर्स का हिस्सा बनाते और बाद में जाके ब्लैक पैंथर बना ही देते। लेकिन मुझे लगता है कि अभी उनका प्लान यही है कि वो शूरी के ब्लैक पैंथर के साथ थोड़ी सी और एक्सपेरिमेंट करेंगे, लोगों से थोड़ी सी और हेट जमा करेंगे और उसके बाद वो कुछ और नया फैसला करने के बारे में सोचेंगे। सो गाइस, ये थे वो सारे के सारे सवालात जो कि इस पूरी की पूरी मूवी को देखने के बाद मेरे दिल में थे। कहीं ना कहीं मैंने उनके जवाब देने की कोशिश तो करी है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको इन सारे के सारे सवालों के और प्लॉट होल्स के जवाब क्या नजर आते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह की ऑसम वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहां पे मैं इसी तरह वकांडा फॉरएवर के रिलेटेड कुछ और वीडियोस बनाऊंगा। और इसके अलावा मार्वल, डीसी, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ट्रेलर ब्रेकडाउन, ट्रेलर रिएक्शंस, फैन थ्योरीज, हर एक चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे मैं इसी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।